गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 5 नॉर्मलाइजेशन के बारे में। डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन, हम जानते हैं जो टेबल हम क्रिएट करते हैं तो टेबल को काफ़ी बल्कि होता है। रो एंड कॉलम्स के कम्बिनेशन से एक टेबल क्रिएट किया जाता है और टेबल काफ़ी बल्कि हो जाता है। तो टेबल में रिडंडेंसी, रिडंडेंसी का मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ डाटा, एक ही रिकॉर्ड का बार बार रिपीट करना। उसको रोकने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज स्टूडेंट टेबल हम लेते हैं। स्टूडेंट टेबल में जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हमारा STUID है, नेम है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ, एज और स्टूडेंट का फी है। आप लोग जानते हैं कि BCA सेकेंड ईयर का फी 10,000 है। अगर कोई स्टूडेंट 10,000 वन टाइम डिपॉजिट करता है तो टेबल में उसका एक ही रिकॉर्ड क्रिएट होगा और फी कॉलम में हम लोग उसका अमाउंट लिख देंगे 10,000। लेकिन वही स्टूडेंट अगर एक बार में पैसा डिपॉजिट नहीं करके 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा देता है, ढाई 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 के 4 इंस्टॉलमेंट में, तो उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टूडेंट टेबल के अंदर 4 टाइम्स रिपीट होगा। और 4 टाइम्स रिपीट होगा तो प्राइमरी की क्या होगा, प्राइमरी की उसको रिपीट करने नहीं देगा। तो इट मीन्स कि उस स्टूडेंट का हम एक ही इंस्टॉलमेंट एक ही रो में डाल सकते हैं। अगर हम उसको 4 बार उसके फी को 4 टाइम्स डिपॉजिट दिखाएंगे तो फी कॉलम के कारण सारा कॉलम का डाटा 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है और प्राइमरी की उसको ऐसा करने से रोकता है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, यही नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन, तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि जो एट्रीब्यूट मल्टी वैल्यूड हो गया, मोर देन वन वैल्यू हो गया, ढाई ढाई 4 फी कॉलम का, तो फी कॉलम को हम स्टूडेंट टेबल से हटा देंगे और फी टेबल अलग से एक टेबल क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम देंगे फी टेबल। अब स्टूडेंट टेबल में जो फी कॉलम था वो वहां से हट के फी टेबल के रूप में आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन जनरली हम लोग देखते हैं कि HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो रूल होता है, जैसे हम लोग ज्वाइंट हिंदू फैमिली में रहते हैं, एक बाप के सपोज कीजिए अगर 3 बेटे हैं और तो सब लोग साथ रहते हैं। लेकिन जैसे ही बड़ा बेटा बड़ा हुआ, उसकी शादी हुई, तो शादी करने से पहले ही रिक्वायर्ड क्या हो जाता है कि अब जो तीनों भाई एक ही कमरे में रहते थे, तो अब जब बड़े भाई की शादी होगी तो उसको अलग कमरा चाहिए। और अगर फैमिली के पास अलग से कमरा नहीं है तो शादी करने से पहले या तो लोग कमरा बनाते हैं या नहीं तो अलग फ्लैट खरीदते हैं और फिर उसकी शादी करके उसको उस फ्लैट में शिफ्ट कर दिया जाता है। और जैसे जैसे फिर तीनों बच्चों की शादी होगी तो तीनों के साथ ऐसा ही होगा, तीनों को या तो अलग कमरा चाहिए या नहीं तो तीनों को अलग फ्लैट चाहिए। और जनरली ऐसा होता ही है कि आगे चल के शुरू में एक कमरा से काम चलाया, फिर उसके बच्चे हो जाते हैं तो फिर उसको अलग फ्लैट अलग मकान की जरूरत पड़ती है और इस तरह हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बढ़ जाता है। उसको नॉर्मलाइज करते हैं क्योंकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बढ़ते बढ़ते काफ़ी बड़ा हो जाता है, काफ़ी विशाल हो जाता है, उसमें प्रॉब्लम होने लगता है सबके डिमांड्स को फुलफिल करना। और उस कंडीशन में परिवार का जो मुखिया होता है वो क्या करता है कि फैमिली का बंटवारा करता है और बंटवारा करके सबको उसका उसका धन संपत्ति दे दिया जाता है जिससे वो अपना फ्लैट ले सके, मकान बना सके, अपने परिवार के साथ उसका भरण पोषण कर सके, उसमें रह सके। वही सिद्धांत यहाँ नॉर्मलाइजेशन में हम लोग टेबल के ऊपर करते हैं कि ऐसा कोई एट्रीब्यूट
जब बड़ा हो गया, हाँ, जब उसके मोर देन वन वैल्यूज हो गए, तो अब वो पेरेंट टेबल में नहीं रह सकता है। अब रिक्वायर्ड हो गया कि उसको पेरेंट टेबल से उस कॉलम को अलग किया जाए और उस कॉलम का नाम चेंज करके फिर उस कॉलम का हम टेबल बना देंगे। तो इसी तरह स्टूडेंट टेबल से हम लोग उसके डिपेंडेंट फी को फी डिपेंडेंट टेबल हो जाएगा। अगर हम मार्क्स का एंट्री करते हैं तो मान लीजिए आपके पास मार्क्स कॉलम है, तो आप एक ही ईयर का मार्क्स उसमें स्टोर कर सकते हैं। बाकी दूसरे ईयर्स के मार्क्स के लिए फिर मार्क्स कॉलम को भी हटाना होगा स्टूडेंट टेबल से और फिर मार्क्स टेबल बनेगा। तब हम जाके मार्क्स टेबल के अंदर हर स्टूडेंट का, उसके हर एग्जाम का, हाँ, जो है जितना नंबर उसको आया उसको स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह अटेंडेंस का है, अटेंडेंस मंथली मंथ वाइज अगर स्टूडेंट का अटेंडेंस हम मेंटेन करना चाहते हैं तो अटेंडेंस टेबल बनाना होगा। तो इसको नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। यही नॉर्मलाइजेशन है कि एक टेबल जो विशाल हो गया तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करके और उसको हम कई टेबल्स में बांट देते हैं और फॉरेन की से सबकी कनेक्टिविटी कर देते हैं। डाटा ऐसे हम लोग सिंगल एज ए सिंगल टेबल भी हमारे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाता है। दिस इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। अब इसके बाद आगे नॉर्मलाइजेशन में है टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन। चार तरह का नॉर्मलाइजेशन आप लोग के सिलेबस में है। पहला नॉर्मलाइजेशन है स्टूडेंट वन एन एफ। वन एन एफ मीन्स फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। दूसरा है टू एन एफ, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। तीसरा है थर्ड नॉर्मल फॉर्म। और चौथा जिसको कि हम न्यू थर्ड नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं, उसका नाम है बॉयसी कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म, BCNF। सबसे पहले हम लोग जानते हैं, पढ़ेंगे अभी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बारे में। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का मतलब हुआ कि जब कोई पेरेंट टेबल से कोई एक टेबल निकलता है या दो टेबल निकलता है या तीन टेबल। जैसे सपोज कीजिए स्टूडेंट टेबल से हमने तीन टेबल निकाला, एक फी टेबल, दूसरा अटेंडेंस टेबल, तीसरा मार्क्स टेबल। इसको 1NF कहेंगे। अगर इसका मतलब एक ही नहीं है, बहुत लोग गलत बता देते हैं जैसे कि स्टूडेंट टेबल से दो टेबल निकला तो 2NF नहीं है, 1NF भी होगा। स्टूडेंट टेबल से मार्क्स टेबल निकला तो क्या है, 1NF है। फी टेबल भी निकला तो भी 1NF है। अटेंडेंस टेबल निकला तो भी 1NF है। तो 2NF क्या होगा, स्टूडेंट टेबल से जब हमारा मार्क्स टेबल निकलता है, मार्क्स टेबल से फिर हम, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट का डिटेल नहीं होता है सब, तो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स अगर देखना चाहते हैं तो मार्क्स टेबल से फिर निकलेगा सब्जेक्ट टेबल, इसको 2NF कहते हैं। फिर सब्जेक्ट टेबल से कौन से टीचर पढ़ाते हैं किस सब्जेक्ट को, तो तीसरा टीचर का टेबल निकलेगा, उसको 3NF कहेंगे। एक टेबल से अगर 10 टेबल भी निकला तो वो 1NF ही कहलाएगा। लेकिन एक टेबल से दूसरा टेबल निकला, दूसरे से तीसरा निकला, उसको 2NF कहेंगे। तीसरे से चौथा निकला उसको 3NF कहेंगे। चौथे से पांचवा निकला तो उसको 4NF कहेंगे। पांचवें से छठा निकला तो उसको 5NF कहेंगे। छठे से सातवां टेबल निकला तो उसको 6NF कहेंगे। तो इस तरह NF का हायरार्की इस तरीके से बढ़ता है, न कि एक ही टेबल से 5 टेबल निकल गया तो उसको हम 5NF कहेंगे। अभी जो 1NF का दिख रहा है तो इसमें एम्प्लॉय प्रोजेक्ट टाइम टेबल दिया हुआ है। इसमें एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, प्रोजेक्ट है, टाइम है। तो यहाँ प्रोजेक्ट और टाइम क्या है, मल्टी वैल्यूड है, मतलब मोर देन वन प्रोजेक्ट को एक ही रो में डाल दिया गया है। और टाइम कॉलम जो है तो उसमें भी मोर देन वन प्रोजेक्ट के टाइम को दिखाया गया है। तो एक गलत है, इस तरीके से टेबल को क्रिएट नहीं किया जाता है DBMS के अंदर। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, वाई इज दिस टेबल डिजाइन अ प्रॉब्लम। अब देखिए, अगर इसको दूसरे तरीके से स्टोर करते हैं तो एम्प्लॉय आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, फिर प्रोजेक्ट 1, फिर प्रोजेक्ट 1 का टाइम, प्रोजेक्ट 2 का टाइम, प्रोजेक्ट 3 का टाइम, ये भी गलत तरीका है। तो इसका सही तरीका क्या है, इसका सही तरीका यही है कि इसको हम लोग 1NF में कन्वर्ट करेंगे, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ले जाएंगे। अब देखिए, डिजाइनिंग टू मीट फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ले जाने के लिए हमने टेबल को
डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक हमने पेरेंट टेबल बनाया जिसका नाम दिया एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज टेबल में सिर्फ एम्प्लॉय का पर्सनल डिटेल रहेगा, जैसे उसका एम्प्लॉय आईडी क्या है, उसका लास्ट नेम क्या है, फर्स्ट नेम क्या है, उसका मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, एड्रेस भी दे सकते हैं, मतलब एम्प्लॉयज का पर्सनल डिटेल्स उसमें डाल सकते हैं। लेकिन एम्प्लॉयज के जो प्रोजेक्ट्स के डिटेल्स हैं उसके लिए फिर अब हम लोग 1NF में जाएंगे, मतलब एम्प्लॉय टेबल से फिर दूसरा टेबल निकालेंगे जिस टेबल का नाम देंगे प्रोजेक्ट्स एम्प्लॉय टाइम टेबल, और इसमें प्रोजेक्ट नंबर हमने दिया। इससे पता चला कौन सा एम्प्लॉय कौन सा प्रोजेक्ट कर रहा है। उसके बाद एम्प्लॉय आईडी, इससे पता चलेगा कौन सा एम्प्लॉय कौन सा प्रोजेक्ट कर रहा है और उसके लिए उसको कितना टाइम अलॉट किया गया है। तो ये हमारा जो था कि प्रोजेक्ट नंबर और टाइम एक ही साथ चल रहा था, तो यहाँ दोनों अलग अलग हो गया। अब इस टेबल से हमें आसानी से हम पता, आप कोई एम्प्लॉय मोर देन वन प्रोजेक्ट को कर रहा है तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं, हम डाटा को आसानी से बिना रिपीट किए स्टोर कर सकते हैं। रिपीट सिर्फ पेरेंट टेबल में नहीं होना चाहिए, डाटा का रिपीटेशन पेरेंट टेबल, जो कि अभी हमारे स्क्रीन पे एम्प्लॉय टेबल है, तो एम्प्लॉय टेबल के अंदर डाटा का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। बाकी जो डिपेंडेंट टेबल हम क्रिएट करते हैं, तो डिपेंडेंट टेबल तो क्रिएट ही इसलिए किया जाता है चाइल्ड टेबल कि उसमें डाटा का रिपीटेशन हो, बट पेरेंट टेबल में डाटा का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा 1NF है। 1NF मीन्स एक पेरेंट टेबल से उसका 1 2 3 चाइल्ड्स के नंबर पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना भी निकल जाए चाइल्ड टेबल उसको हम लोग 1NF कहते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कल फिर मैं आपको सेकेंड नॉर्मल फॉर्म यानी कि 2NF की जानकारी दूंगा अगले वीडियो लेक्चर में।